दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, लगातार अगर देखा जाए सफल बैच का जो सिलसिला है वो ऑलरेडी आपके बीच में चल रहा है। सफल बैच की अगली श्रृंखला आपके बीच में उपस्थित है। यहाँ देख पा रहे हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पर ऑलरेडी हम आपके बीच में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में जो अगला चैप्टर है, यानी अगर हम कहें तो ये आपके बीच में चैप्टर नंबर 6 हम प्रोवाइड कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है शिक्षण की नवीन विधाएं, यानी न्यू अप्रोच ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण की नवीन विधाएं में आपको शिक्षण की नई नई जो टेक्निक है वो चीज़ें इसमें पता चलेंगी और भी आपको बहुत सारी जानकारियां इस चैप्टर में हम देने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें आपके बीच में हम लगातार पीडीएफ के माध्यम से क्लासें आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है इसमें जो आपके मटेरियल्स हैं वो महत्वपूर्ण हैं और हर चीज़ हम आपको बोर्ड पर नहीं दे सकते हैं, जिसके पीछे थोड़ा सा कारण ये होता है कि चीज़ें इस पर लिखना ज़्यादा पड़ेगा और लिखने से बेहतर है हम आपको पीडीएफ के माध्यम से ही दे दें, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं। वैसे चाहे आपको हम बोर्ड पर क्लासें दें चाहे हम पीडीएफ से दें, ठीक है, हर जगह अपने आप में क्लासें जो होती हैं वो दमदार होती हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है, मैंने आपके लिए पेड कोर्स लॉन्च किया है जिसकी कीमत मात्र 220 रुपये है, जिसका नाम भी है सफल बैच। अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है तो महज 220 रुपये का शुल्क है, आप सफल बैच को जरूर ज्वाइन करिए अपनी बेहतरीन सफलता के लिए। मैंने लिख भी रखा है, अपनी बेहतरीन सफलता के लिए सफल बैच आज ही ज्वाइन करें, क्योंकि आपका ये सफल बैच 14 नवंबर से ही ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, 14 नवंबर से हमने कुछ क्लासें आपके बीच में बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पर दिया है। फिर अगला टॉपिक हमारा शिक्षण अधिगम का सिद्धांत चल रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्लासें आपके बीच में हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मेरा विचार है कि जो 50 नंबर के सिलेबस है उससे हम थोड़ा सा कवर कर लें, उसके बाद की चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो और बेहतर जानकारी आपको मिल पाएगी। बाकी जो 25 नंबर वाले हैं उससे तो हम 1 महीने में आपका सफ़र खत्म करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कहा है इस 220 रुपये का अगर आपने मुझे पेमेंट किया है, ठीक है, तो मैं आपके लिए मॉडल पेपर भी दूंगा ताकि और आपकी तैयारी धारदार बने। मॉडल पेपर के साथ साथ जब हम प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे तब जाके आपकी जो तैयारी होगी और अच्छी खासी होगी, क्योंकि मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर इसीलिए हम देते ही हैं कि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी खासी आगे के लिए बन जाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर आपको क्लास ज्वाइन करना होगा तो दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क करेंगे, या तो आपके बीच में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक दी गई है, सबसे ऊपर की लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही ओपन करेंगे, ठीक है, आप उस लिंक के माध्यम से ही डायरेक्टली आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में अगर कोई दिक्कत होगी तभी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं मैंने आपको बता भी दिया कि चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत आपके बीच में होने जा रही है। आपको पता है 3 चैप्टर ऑलरेडी हम आपके बीच में फिनिश कर चुके हैं। तीसरे चैप्टर के बाद डायरेक्टली हम आपके बीच में चौथा चैप्टर छोड़े हैं, 5वां छोड़े हैं, यानी इन दोनों चैप्टर को छोड़ने के बाद हम 6 नंबर पर आए हुए हैं। 4 और 5 चैप्टर छोड़ने के पीछे कुछ कारण है, उसे हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद आप उस चैप्टर को देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए पहली टॉपिक चैप्टर का नाम है शिक्षण की नवीन विधाएं, न्यू अप्रोच ऑफ टीचिंग। ठीक है, यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत पड़ रही है तो यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9452331053। इस नंबर पर आप संपर्क करिए। आप एनी टाइम
किसी भी वक्त इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसका नाम है सफल बैच। सफल बैच को अगर ज्वाइन करना है तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, चाहे आप लिंक के माध्यम से करें या आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। महज 220 रुपये में 4 चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। मैंने आपको बता भी दिया कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें हैं, सारे सब्जेक्ट की नोट्स है, मॉडल पेपर है प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहला टॉपिक आता है चैप्टर के बाद शिक्षण की नवीन विधाएं के अंतर्गत पहला टॉपिक हमारा आता है क्रियापरक शिक्षण, मीन्स कहा जाए एक्टिविटी टीचिंग। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी तक जितने भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं क्या उसमें से कहीं अगर आपको डाउट्स है तो बिल्कुल मुझे आप अवगत कराने का प्रयास जरूर करेंगे। देखिए सबसे पहला कहा जा रहा है वर्तमान काल में शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। आपको पता है पहले जब शिक्षा चलती थी तो उस समय जो शिक्षा होती थी, जैसे गुरुकुल वगैरह जब होते थे तो उस टाइम जो शिक्षा हमारी होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, यानी शिक्षक जैसे चाहता था आपको उसी तरह से टीचिंग कार्य कराता था, ठूस ठूस कर ज्ञान भरा जाता था। बालक जो शिक्षक होते थे वो डंडे के बल पर अनुशासन कायम करते थे। लेकिन आज के डेट में जब से हमारे बीच में बाल मनोविज्ञान का प्रवेश हुआ है तब से शिक्षक केंद्रित ना होकर के हमारी शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। ठीक है, और आगे देखिएगा बाल केंद्रित हो गई है, शिक्षक का दायित्व पहले की अपेक्षा बढ़ गया है। बालक का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक तथा तर्क शक्ति को विकास करना आवश्यक है। एक शब्द मैंने आपको बताया था सर्वांगीण। ठीक है, जब से बाल केंद्रित शिक्षा हमारी हुई है तब से अगर हम बात करें तो जो भी टीचर्स टीचिंग कार्य कर रहे हैं उनका एक प्रबल उत्तरदायित्व तो बनता है कि एक बच्चे को सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, अच्छा यहाँ सर्वांगीण विकास का मतलब उसके हर स्तर से विकास होना चाहिए। आगे आवश्यक है जिसमें वह समाज में स्वयं को समायोजित कर सके, जो है बालक का बहुआयामी विकास जो है यहाँ देखिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर शिक्षित करना चाहिए। ठीक है, यहाँ इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। आपके बीच में आ सकता है कि क्रियापरक शिक्षण मीन्स एक्टिविटी टीचिंग क्या होती है, तो आप इतनी चीज़ों को लिख देंगे अच्छी तरह से, जो भी नंबर जितने भी नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे 100% नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आगे कहा जा रहा है क्रियापरक शिक्षण का अर्थ मीनिंग ऑफ एक्टिविटी टीचिंग। इसमें क्या है कि कहा जा रहा है क्रियापरक शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है। छात्र स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। इस क्रिया में छात्र का शरीर और मस्तिष्क दोनों कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें यही आपसे कहा जा रहा है भैया कि ज्ञान जो है देखिए क्रियापरक शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर हम कहें आपसे जो है आप टीचिंग कार्य करने के लिए जा रहे हैं और आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ना आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं ना कहीं कुछ कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान समय में जो शिक्षा है वह अगर एक छात्र जो है करके सीखता है तो उसके हर स्तर से विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया जो है छात्र का शरीर और मस्तिष्क दोनों कार्य करते हैं। जैसे आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, जैसे इस समय हम बात करें आप मोबाइल से वीडियोस देख रहे हैं मुझे पता है, लेकिन अगर आपके हाथ में पेन नहीं है, कॉपी नहीं है तो आपकी पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है। ठीक है, दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपका हाथ चलता रहे तो आपकी जो पढ़ाई है वो सफल जरूर होगी। ठीक है, रूसो महोदय देखिए क्रियापरक शिक्षण के संदर्भ में एक परिभाषा है रूसो की। कहा जा रहा है यदि छात्र की बुद्धि का विकास आप करना चाहते हैं तो उस गति को विकसित करना चाहिए जिसे जो है इसको नियंत्रित करना है, उसे बुद्धिमान और तार्किक बनाने के लिए बालक को स्वस्थ बनाए। ठीक है, अच्छा कुछ महत्वपूर्ण विधियां आपके बीच में दी जा रही हैं। ठीक है, विधियों को आप अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। पहली विधि है खेल विधि, हालांकि मैंने थोड़ा सा इस पर डिस्कस कल के वीडियो में किया था, आपने देखा होगा। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि,
प्रोजेक्ट विधि और डाल्टन विधि। ये सारी विधियां, जो 5 विधियों का वर्णन मैंने आपके बीच में कर रखा है, ठीक है, ये पांचों विधियां अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, हर बार लगभग पूछी जाती हैं। अब यहाँ अभी इस विधियों पर हम चर्चा करेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, ठीक है। चलिए, यहाँ कहा जा रहा है क्रियापरक शिक्षण की विशेषता क्या हो सकती है। आपने तो क्रियापरक शिक्षण क्या है, इसका अर्थ क्या है, आपने इन चीजों को देख लिया, लेकिन अब आपके मन में एक छोटा सा सवाल आना चाहिए कि आखिरकार क्रियापरक शिक्षण जो होता है उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा जा रहा है शिक्षक बालकों को करके सीखने पर बल देता है। भाई मैंने आपसे बता ही दिया कि आप कभी भी टीचिंग कार्य कर रहे हैं तो ज्यादातर कोई भी कार्य हो वो बच्चों से कराने का प्रयास करें। कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है, जैसे अगर जो है किसी बच्चे को आ रहा है तो आप बच्चों से ही समझवाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, और बच्चे उसे ज़्यादा उत्सुकता से सीखेंगे, ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है शिक्षण द्वारा बालकों को करके सीखने पर बल देना चाहिए, यही चीज़ें हो गया, ठीक है। आगे कहा जा रहा है इस प्रकार शिक्षण में बालक स्वयं ज्ञान अर्जित करता है। क्रियापरक शिक्षण में यानी कार्य करके स्वयं सीखा जाता है। और यहाँ देखिए, यह शिक्षण प्रायः बाल केंद्रित होता है। मैंने आपको बाल केंद्रित का मतलब समझा ही दिया है। इस शिक्षण में पुस्तकों का महत्व कम होता है। जब भाई बच्चा करके सीख रहा है, ठीक है, तो इसमें पुस्तकों का महत्व ऑटोमेटिक कम हो ही जाएगा। आगे इस शिक्षण में अध्यापक निर्देशक का कार्य करता है। मैंने आपको बता दिया है, आप जब भी आपने देखा होगा एक जो टीचर है वो अगर बच्चों के समक्ष है तो वो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, ठीक है। चलिए, यहाँ इतनी चीजें हो गई। अब बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं, अभी तक आप बाल केंद्रित कर ही रहे थे, तो यहाँ एक टॉपिक भी आ गया कि बाल केंद्रित शिक्षण की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। पहला आ रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। देखिए, फिर यही शब्द आया है सर्वांगीण विकास। मैंने आपको बताया है भैया कि ये शब्द आपको बार बार परेशान करेगा। अगर इस शब्द में आपको सीखने में कहीं भी कोई भी डाउट्स है तो अभी आपके पास वक्त है, आप मुझे बता दीजिए। हर संभव हम प्रयास करके आपको इस चीज को सिखा देंगे, लेकिन फिर भी आप डाउट्स को पालिए मत। यही डाउट्स आपका आगे चलकर आपको और भारी बना देगा, ठीक है। सर्वांगीण विकास, बाल केंद्रित शिक्षण में का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास, यानी हर स्तर से विकास, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, चाहे उसका मानसिक विकास हो, किसी भी स्तर से, यानी संपूर्ण विकास का मतलब ही संपूर्ण विकास सर्वांगीण विकास का मतलब ही होता है, ठीक है। चलिए, अब आपके बीच में आ रहा है, हमने बताया आपसे बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला टॉपिक है बाल प्रधान शिक्षण। इस शिक्षण में बालक की प्रधानता होती है। मैंने आपको बताया जब आप टीचिंग करने जा रहे हैं तो आप इस समय जो शिक्षा हमारी चल रही है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। बालक की प्रधानता यानी आप टीचिंग कर रहे हैं तो बालक वहां पर प्रधान है, बालक को आप देखकर वो वाला प्रधान आप मत समझिएगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा आपसे बालक की प्रधानता होती है, जिसका मतलब समझिएगा आप बालक के हर स्तर को ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप कक्षा 5 के बालक को आप इंटरमीडिएट का मैथ बताने लगे, पता लगा मैथ आप पढ़ा रहे हो भैया, ठीक है, तो आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मैथ आप बताने लगे, ये चीजें गलत हैं। उसकी जितनी एज है, जितने में पढ़ रहा है, उसी स्तर को आपको ध्यान में रखकर पढ़ाना है। आगे कहा जा रहा है 2 नंबर में देखेंगे रुचि क्षमताओं का विकास। बालक की रुचियां, प्रवृत्तियां, क्षमताओं इत्यादि को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना है। बालक पढ़ने में रुचि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ध्यान रखना है। जो उसकी प्रवृत्तियां हैं, क्षमताएं हैं इत्यादि को ध्यान में रखकर आपको पढ़ाई कराना है। ऐसा नहीं, मैंने पहले की शिक्षा जो होती थी, चाहे जो बालक है वो रुचि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, आप पढ़ाते जाएं, एडो डंडा रखता था, ठीक है, उसी डंडे के बल पर आप अपने अनुशासन को कायम कर लेते थे। लेकिन आज की शिक्षा ये नहीं है कि आप डंडे के बल पर अनुशासन को कायम करें, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो आप खुद जेल चले जाएंगे, ठीक है। तो कभी इस तरह की चीजें ना करें। आगे कहा जा रहा है जेल नहीं जाएंगे, ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया, ठीक है, लेकिन जो भी पेरेंट्स होंगे आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, भैया हमारे बच्चों को आप मार क्यों रहे हैं, ठीक है। ये आए दिन देखने को आ रहा है। सरल एवं रुचिपूर्ण शिक्षण, इसमें बालक सरल ढंग से नवीन ज्ञान रुचिपूर्ण तरीके से अर्जित करता है, ये चीजें आपको पता है, ठीक है। चलिए, अगला आपके बीच में आ रहा है, उसी के क्रम में देखिए कहा जा रहा है व्यवहारिकता तथा सामाजिकता शिक्षण प्रदान किए जाते हैं। जैसे
बालक होता है, ठीक है, तो बालक जब आपके बीच में पढ़ने के लिए आए तो उसके हर स्तर से विकास यानी सर्वांगीण विकास मैंने कह दिया, तो हर स्तर का विकास आप समझ जाइए, चाहे उसके व्यवहारिक में परिवर्तन हो, चाहे उसके सामाजिक, हर तरह से जो है शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है? अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं, बट अब आप महत्व को देख लीजिए, ठीक है। तो पहला कहा जा रहा है, इस शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। बालक के रुचियों, क्षमताओं, प्रवृत्तियों इत्यादि को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। ये तो मैंने आपको अभी आगे बताया, ठीक है। अगला कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा है कि बालक के व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर उसकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। कोई भी कार्य बालक कर रहा है, अगर उसकी कठिनाइयां आ रही हैं, आप लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण के माध्यम से उसकी कठिनाइयों को आप दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला 3 नंबर में कहा जा रहा है, इसमें बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। चौथा है, इसमें बालक के शारीरिक मानसिक विकास में सहजता या सहायता मिलती है, ठीक है। अब आपके बीच में आ रहा है इंटरेस्टिंग टीचिंग, रुचिपूर्ण शिक्षा क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है, आप समझने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपके बेसिक चीजों का टेस्ट किया जा रहा है। जैसे इस शब्द से आप समझ गए होंगे कि रुचिपूर्ण शिक्षण क्या होता है, कहा जा रहा है, इसके अर्थ को आप समझेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह बालक को शिक्षा देने हेतु आकर्षक एवं बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। प्रणाली का वही रूप है, यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है। इसमें बालक को आनंददायक कार्यक्रम एवं मित्र रहित आत्मीय व्यवहार है। इसके अंतर्गत बालक को गीतों, खेलों, कहानियों आदि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी इन चीजों को अगर आप भूल जाइए, ठीक है, आप अपने शब्द में लिखें तो आप डायरेक्टली लिखेंगे कि बालक के सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बालक जो मैं टीचिंग कार्य कर रहा हूं उसमें वो रुचि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, हर स्तर को आपको ध्यान में रखता। अगर बालक रुचि नहीं ले रहा है तो जाहिर सी बात है, जैसे होता नहीं कि जो गेंद है वो बाउंस कर गई, ठीक है, तो इधर से सुनेगा बच्चा और इधर से निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे आपके पढ़ाने का, जैसे हम ही आपको पढ़ा रहे हैं भैया, ठीक है, और आपको समझ में ना आए, आपको हर चीज बाउंस कर जाए, तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। वही चीज आपको कहा जा रहा है, मुझे आपकी रुचियों को भी ध्यान में रखना है, ऐसी टीचिंग मुझे करना है कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार आपसे पूछता हूं कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप मुझे अवगत कराएं। लेकिन फिर भी आप बाज नहीं आते, आप ये नहीं बताते कि भैया मुझे समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। चलिए, अगला आ रहा है, रुचिपूर्ण शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? पहला है, बालक के बाह्य एवं आंतरिक सौंदर्यीकरण करके उसे एक रुचिपूर्ण जो है क्रिया केंद्र के रूप में विकसित करना। दूसरा है, शिक्षक एक मित्र एवं सहयोगी के रूप में कल्पना करना। आगे है तीसरा, इसमें कुछ है नहीं, हम ओरल तरीके से पढ़ते हुए चल रहे हैं। तीसरा देखेंगे, शिक्षा में ह्रास एवं अवरोध को रोकना, ठीक है। चौथा है, शिक्षकों को स्वप्रतिभा विकसित का अवसर प्राप्त करना। और पांचवा है, समुदाय का सहयोग प्राप्त करना। ये रुचिपूर्ण शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई टॉपिक ना समझ में आई हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, अगला आपके बीच में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुकक्षा शिक्षण, ठीक है। इसमें जो है मल्टी क्लास टीचिंग, इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है, बहुकक्षा शिक्षण पद्धति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक अध्यापक एक कक्षा में न पढ़ा करके एक से अधिक कक्षा को पढ़ाता है। इस समय हम बात करें, हमारे यहाँ टीचरों की कमी है, ठीक है। जिस विद्यालय में हम एक कल्पना अगर करें, ठीक है, जिस विद्यालय में 40 बच्चे होंगे, अगर उसमें एक टीचर कार्य कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 40 बच्चों को एक टीचर किस प्रकार से वो संभालता होगा, ठीक है। ये चीजें आपने देखा होगा, हमारे यहाँ टीचरों की कमी बहुत है, ठीक है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। प्राथमिक विद्यालय लगभग अगर बात किया जाए, जो सच्चाई है वो जो है ये बयां कर रही, तमाम आपने न्यूज़पेपर इत्यादि में देखे होंगे
बहुत सारे विद्यालय टीचरों के अभाव में हो चुके हैं और बहुत सारे विद्यालयों में टीचरों को इधर उधर करके किसी तरह से काम चलाया जा रहा है। ठीक है, बहुकक्षा शिक्षण फिर से समझने का प्रयास करेंगे। बहुकक्षा शिक्षण पद्धति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक अध्यापक एक से अधिक कक्षा में न पढ़ा करके एक से अधिक कक्षा को पढ़ाता है। अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की स्थिति जो है अति दयनीय है, मैंने लिख रखा है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था के चलते प्रायः अध्यापक के सामने अनुशासन की व्यवस्था कायम करने में समस्या उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है, एक अध्यापक जो है वो 40 बच्चों को नहीं संभाल सकता। ठीक है, यह एनसीएफ भी हमारा नहीं कहता है कि एक टीचर के ऊपर 40 बच्चे हों। आपने देखा होगा, अगर एनसीएफ पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। बहुकक्षा शिक्षण की क्या समस्याएं हैं यार, मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। जो चैप्टर को मैंने लिया है ना, उसमें हर एक टॉपिक आपकी क्लियर होती हुई जा रही है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप मेरे चैनल के साथ लगातार पढ़ाई कर रहे हैं ना, सफल बैच को आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको 95% नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जितना कहा जाएगा उतना आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एक क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये क्लास आपके बीच में जाए, आप समय निकालकर आधे घंटे 20 मिनट जो भी लेक्चर जाए उससे आप देखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अगला जा रहा है बहुकक्षा शिक्षण की समस्या। कक्षा में अनुशासनहीनता बनी रहती है। जाहिर सी बात है, अभी आप जैसे 2 कक्षा है, ठीक है, पता लगा आप इसमें पढ़ा रहे हैं, इसमें बच्चे बदमाशी कर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अनुशासन तो आप कायम नहीं कर पाएंगे, और इसमें आए तो इसमें बदमाशी होने लगी, तो ऐसे से अनुशासनहीनता बनी रहती है। अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। मॉनिटर क्लास का एक प्रमुख बनाया जाता है। जैसे 2 क्लास है, इसमें एक मॉनिटर होंगे, इसमें एक मॉनिटर होंगे। जब टीचर इसमें जाएगा पढ़ाने के लिए तो इसमें मॉनिटर काम करेगा, और टीचर इसमें आ गया तो मॉनिटर इसमें काम करेंगे। दोनों कक्षा के अलग अलग मॉनिटर होते हैं। ठीक है, आगे अध्यापक कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों को ध्यान नहीं रख पाते हैं। आगे कहा जा रहा है, ये सारी चीजें आपको पता है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूं, हर एक जब भी टॉपिक समाप्त होती है तो मैं लास्ट में जरूर पूछता हूं कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। चौथा कहा जा रहा है, बालक पर जो है कार्य का भार बढ़ अध्यापक पर कार्य का भार बढ़ जाता है। कक्षा कक्ष में संप्रेषण की प्रक्रिया स्थापित नहीं हो पाती है। ठीक है भाई, जब अनुशासनहीनता नहीं बनेगी, ठीक है, या कहा जाए कक्षा में संप्रेषण अपनी बातों को आदान प्रदान नहीं कर पाता है। अब जाहिर सी बात है, जब बच्चे ज्यादा होंगे तो हर एक बच्चे के पास तो पहुंचा नहीं जा सकता। ठीक है, आगे कहा जा रहा है 6 नंबर में, अध्यापक छात्रों को समझने में सफल नहीं हो पाते हैं। क्या यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप मुझे अवश्य बताइएगा। अगला आपके बीच में है कि बहुकक्षा शिक्षण की समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आपने तो देख लिया समस्या को, लेकिन अब भैया आप समाधान को भी समझ लीजिए। शिक्षक द्वारा शिक्षण में पूर्व ही योजना बना लेनी चाहिए। ये तो 100% सत्य है। मैं जब भी आपके बीच में टीचिंग कार्य करता हूं तो पहले ये योजना बना लेता हूं, पहले मैं खुद पढ़ लेता हूं कि मुझे यही चीज पढ़ाना है। ठीक है, योजना बनाकर ही टीचिंग कार्य करना चाहिए। दूसरा है, अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा की देख रेख के लिए मॉनिटर का चुनाव करें। आगे कहा जा रहा है, छात्रों को कक्षा में पढ़ने व लिखने के समय प्रदान किया जाए। चौथा है, शिक्षक छात्रों को सांस्कृतिक आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, ये आप सोच रहे होंगे भैया आप तो ऐसे ही पढ़ दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यार इसमें कोई समझने वाली बात तो मुझे तो नहीं लगता है जो आप ना समझ पा रहे हो। ठीक है, चलिए अगला आ रहा है, निदानात्मक शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। अब आपके बीच में सबसे प्रमुख टॉपिक निदानात्मक शिक्षण आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी विषय को, ठीक है, किसी भी विषय को पढ़ने, समझने एवं किसी भी क्रिया को क्रियान्वित करने में, ठीक है, क्रियान्वित करने में बालक द्वारा प्रदर्शित या कमी, ठीक है, बालक द्वारा प्रदर्शित या कमी की कमजोरी के भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, अगला कहा जा रहा है, अध्यापक का काम इसके लिए बालक को दंड देना नहीं बल्कि इसका पता लगाना भी है कि इस कार्य को निदानात्मक शिक्षण की संज्ञा दी जाती है। जैसे मैंने कहा आपसे, आप जैसे कोई बालक है,
बदमाशी कर रहा है, ठीक है, ये सीटेट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई बालक बदमाशी कर रहा है तो आप ऐसा ना करें कि उसे हम पहुंचते हैं कि 4 डंडा लगा दें, आप उसके कारण को समझने का प्रयास करें कि ये बालक बदमाशी किया क्यों है, ठीक है। बदमाशी जब उसके कारण को पता करेंगे, जब उसकी जड़िया ही आप पकड़ लेंगे तो उसका आप निदान कर लेंगे, बाबू इस तरह ना करो, ऐसा ना करो, ठीक है, आप उसे समझाने में सफल होंगे। लेकिन जब आप उसके कारण को ही नहीं जान पाएंगे तो हमें तो नहीं लगता कि आप उसका निदान कर पाएंगे। निदानात्मक शिक्षण हमारा यही होता है, ठीक है। परिभाषा ध्यान दीजिएगा, कुछ परिभाषा आ रही है गुण के अनुसार। पहली परिभाषा है निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों को स्वरूप का निर्धारण, पहला है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण, ठीक है। अब पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है, पहला आपके बीच में है, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक कारण इंटरनल केसेस, बाह्य कारण एक्सटर्नल केसेस, ठीक है। पहला है आंतरिक कारण यानी जो है इंटरनल केसेस के अंतर्गत आ रहा है शारीरिक कारण। पहला है कम सुनना, हकलाना, दृष्टि दोष, जो अस्वस्थता, शक्ति की कमी आदि। कम सुनना, जैसे शारीरिक कारण क्या हो सकता है, भाई आप कम सुन रहे हैं, ठीक है, तब भी आप जो है ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आपसे शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं कुछ और आप कान से सुन ही नहीं पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप और बच्चों की अपेक्षा पिछड़ जाएंगे। आप हकला के बोल रहे हैं तब भी और बच्चों की अपेक्षा पिछड़ जाएंगे। पता लगा आपके बीच आपको दृष्टि दोष है, ठीक है, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं आपको नहीं दिख रहा है, तब भी आप पिछड़ जाएंगे। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब भी आप और बच्चों की अपेक्षा आप पिछड़ जाएंगे। शक्ति की कमी यानी इन सभी के कारण जो है ये बच्चे जो है पिछड़ जाते हैं पढ़ाई लिखाई में, ठीक है। अब आपके बीच में आ रहा है मानसिक कारण, बुद्धि की कमी। पता लगा आप बुद्धि आपके पास दिमाग नहीं है, ठीक है। मैं जब आपको बुद्धि लब्धि IQ लेवल पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं अच्छी तरह से बताऊंगा कि कितने बुद्धि लब्धि कैसे क्या होती है जो है, ठीक है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। बट अभी जो चीजें आई हैं उसी को आप समझिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने कहा आपसे पता लगा आपको बुद्धि की कमी है तब भी आप पिछड़ जाएंगे। रुचि का अभाव, आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है ही नहीं, मैं आपको लाख कोशिश करूं और आप पढ़ना ना चाहें तो ये असंभव है, मैं कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। अगर आप अपने दिमाग में ये चीजें बैठा लिए कि नहीं मुझे ये चीज पढ़ना है, ठीक है, अगर आप उसमें रुचियां लेने लगे तो 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। संवेगात्मक तनाव, आपके अंदर क्रोध है, ठीक है, आपके अंदर हीन भावना ग्रस्त हो गई है, जैसे मैंने आपको पहुंचते 10 डंडा मार दिया है, ठीक है, तो आपके अंदर हीन भावना आ जाए कि नहीं अब इनसे मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। आए दिन ये विद्यालय में देखने को मिलता है, पता लगा कोई टीचर मार दिया है किसी बच्चे को तो कहते चलिए हम बाहर मिल लेंगे, ठीक है। ये चीजें गलत है, आपको कहीं ना कहीं वो आपकी अच्छाई के लिए मारा। आपके अंदर हमेशा क्रोध की भावना बनी रहती तब भी आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। अंतर्मुखी होना, आपसे कोई चीज पूछा जाए आप गूंग बने बैठे रहें तब भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सारे कारण आपके जो है ये इंटरनल केसेस होते हैं शिक्षा में पिछड़ेपन के, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में हमें लगता है कि ये लास्ट पेज आपके बीच में चल रहा है। क्या यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, आप मुझे अवश्य बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए बाह्य कारण एक्सटर्नल केसेस क्या होते हैं। पहला है घरेलू कारण, घर में काम की अधिकता। पता लगा आप विद्यालय से आए हैं, ठीक है, और विद्यालय से आने के बाद आपके माता पिता ने डायरेक्टली कह दिया कि भैया आपको ये काम करना है, बाबू आपको ये काम करना है, ठीक है, और आप दिन भर उसी काम को किए हुए थक जाएंगे और शाम को जैसे ही घर पर आएंगे और चारपाई पर लेटेंगे आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके घरेलू कारण हो सकते हैं। काम की अधिकता, पता लगा सौतेली माँ हो, हालांकि हर सौतेली माँ तो ऐसी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन अधिकतर केसेस देखने को मिलते हैं सौतेली माँ और बाप का व्यवहार अगर ठीक नहीं है ना तब भी आप शिक्षा में पिछड़े हो सकते हैं। आगे खाने पीने की कमी, पता लगा आपका पेट नहीं भर रहा है, ठीक है, तब भी आप पिछड़ जाएंगे। भूख लगी रहेगी तो दिमाग जाएगा खाने पीने पर और पढ़ने की असुविधाएं हो सकती हैं। ये आपके शिक्षा के बाह्य कारण यानी एक्सटर्नल केसेस हो सकते हैं। अगला है विद्यालयी कारण। विद्यालय की जो है दृष्टि, वातावरण, साधन की असुविधा। पता लगा आपके विद्यालय में पढ़ाने के लिए टीचरें ना हो, ठीक है, पढ़ाने के लिए कोई साधने ना हो,
त्रुटिपूर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं का असंतोष। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और हम खुद ही किसी शब्द को हमेशा त्रुटिपूर्ण उच्चारण करें, जैसे विद्यालय है तो बहुत लोग कहते होंगे विद्यालय, ठीक है, तो ये चीजें खुद गलत हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल केसेस हैं शिक्षा में, और आप अभी बार बार कहें कि भैया ये विद्यालय है, ये विद्यालय है, आप यही चीजें सीख जाएंगे, ठीक है। और कहीं भी आप जाएंगे तो ये त्रुटियां हमेशा करेंगे, ये भी आपके शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण हो सकता है, ठीक है। अगला आपके बीच में आ रहा है सामाजिक कारण, सामाजिक दुर्व्यवस्था जो है, बुरा पड़ोसी। जैसे सामाजिक कारण क्या हो सकता है, सामाजिक दुर्व्यवस्था, आपका बुरा, अगर जो आपका पड़ोसी अगर बुरे हैं तब भी मामला गड़बड़ होता है, ठीक है। बुरी संगति, पता लगा आप किसी गलत लोगों की संगति में आ गए हैं और आप बड़े अच्छे खासे पढ़ने में हैं, ठीक है, तो बुरी संगति आपको पता है हमेशा आपको बुरे रास्ते की तरफ लेके चली ही जाती है। लोग भले ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है वो आपके ऊपर पड़ ही जाता है। सुख सुविधाओं का अभाव, पता लगा जो है आप किसी चीज की डिमांड माता पिता से कर रहे हैं, ठीक है, और आपके माँ बाप आपकी डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो हीन भावना जरूर आ जाएगी और आप गलत करने के लिए हमेशा उत्सुक हो जाएंगे कि मुझे उसे प्राप्त करने के लिए कुछ चीजें करना पड़ेगा, मैं ये करूंगा तो मुझे ये चीजें मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए चैप्टर नंबर 6 का समापन यहीं तक है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको जो चीजें यहां से दी जा रही हैं आप इससे संतुष्ट हैं, ठीक है। मैं एक निवेदन फिर भी करना चाहूंगा कि आप मुझे अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि चैनल के माध्यम से जो क्लासें कंटिन्यू आपके लिए दी जा रही हैं, क्या आप इस क्लास से संतुष्ट हैं कि नहीं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर सफल बैच को ज्वाइन करना हो तो 9452331053 नंबर पर आप संपर्क जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।